Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we are discussing MCQ type questions on financial management. अब तक हमने 4 सीरीज कंप्लीट कर दी है। फिनेंशियल मैनेजमेंट के चारों सीरीज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप चाहो तो उन लिंक को कॉपी करके उनकी पढ़ाई कर सकते हो। साथ ही साथ फिनेंशियल मैनेजमेंट के साथ ही कई सारे अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स पर और कई सारे कॉमर्स के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पर एमसीक्यू टाइप सीरीज़ मैंने बनाई हुई है, जिसे मैंने अपलोड कर दिया है मेरी चैनल पर। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। So friends, let us begin with the 5th series of financial management MCQ type questions. Question: the risk that arises due to change in the purchasing power is called financial risk, interest rate risk, business risk, इन्फ्लेशन रिस्क जो कि परचेसिंग पावर के चेंजेस में होने की वजह से आती है उसे कहते हैं इन्फ्लेशन रिस्क को ही परचेसिंग पावर रिस्क के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर वो चांस होता है जहाँ पर कैश फ्लो जो होती है इन्वेस्टमेंट की वो वर्थ नहीं होती है फ्यूचर में, क्योंकि चेंजेस जो होते हैं परचेसिंग पावर के वो ड्यू टू इन्फ्लेशन होते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Dash uses a computer program in an attempt to imitate the brain in analyzing securities. Decision trees, program trading, day traders, न्यूट्रल नेटवर्क्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम में अटेम्प्ट करने के लिए, जो कि ब्रेन को इमिटेट करते हैं और एनालिसिस करते हैं सिक्योरिटीज़ का। न्यूट्रल नेटवर्क जो होता है वो एक सीरीज़ होती है एल्गोरिदम की, जो कि इंडेवोर करती है या फिर रिकॉग्नाइज करती है अंडरलाइंग रिलेशनशिप्स को, और सेट ऑफ डेटा जो होता है जिसके थ्रू प्रोसेस किया जाता है मिमिक्स को या फिर ह्यूमन ब्रेन ऑपरेट करते हैं उसमें। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स पी रेशो इज और आर ग्रोथ रेट, डेप्थ प्रपोर्शन, रिटेंशन रेशो, ऑल ऑफ द अबव। फैक्टर्स जो कि पी रेशो को अफेक्ट करते हैं वो है ग्रोथ रेट, डेप्थ प्रपोर्शन एंड रिटेंशन रेशो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द डिफरेंस बिटवीन द कैश प्राइस एंड फ्यूचर्स प्राइस ऑन द सेम असेट और कमोडिटी इज नोन एज बेसिस, स्प्रेड, यील्ड स्प्रेड, प्रीमियम। जो डिफरेंस होता है कैश प्राइस और फ्यूचर प्राइस में सेम असेट के या फिर कमोडिटी के, उसे कहा जाता है बेसिस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये एक क्रूशियल कंसेप्ट है पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप होती है कैश और फ्यूचर प्राइसेस में अफेक्ट करती है वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को, जो कि यूज़ होती है हेजिंग में। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय लिक्विडिटी रेशो, डेब्ट इक्विटी रेशो, रिटर्न कवरेज रेशो, बोथ ए एंड बी। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जो है वो इंडिकेटेड होती है डेब्ट इक्विटी रेशो के साथ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डेप्ट इक्विटी रेशो जो है वो कैलकुलेट किया जाता है बाय डिवाइडिंग कंपनीज टोटल लाइबिलिटीज बाय इट्स शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये जो नंबर्स हैं वो अवेलेबल होते हैं बैलेंस शीट में कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्पेक्यूलेटर्स इन द फ्यूचर मार्केट्स डैश मेक द मार्केट मोर वोलेटाइल, contribute liquidity to the market, engage mainly in short sales, serve no real economic function। स्पेक्यूलेटर्स जो टिपिकली सोफिस्टिकेटेड रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स होते हैं और उनके पास एक्सपर्टीज होता है मार्केट में जहां पर वो ट्रेडिंग करते हैं, वो यूजुअली हाई लिवरेज्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे कि फ्यूचर और ऑप्शंस में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following is or are problems encountered in financial statement analysis? Development of benchmarks, window dressing, interpretation of results, all of the above। डेवलपमेंट ऑफ बेंचमार्क, विंडो ड्रेसिंग और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट जो हैं वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि एनकाउंटर्ड किए जाते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अ मेजर डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इज देयर वेरी डिफरेंट डैश अप्रोचेस टू मार्केट एनालिसिस, इवेल्युएशंस ऑफ रिटर्न, टाइम हॉरिजॉन्स, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन देयर पोर्टफोलियोज। एक जो मेजर डिफरेंस होता है इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में वो होता है वेरी डिफरेंट टाइम हॉरिजॉन्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अर्निंग्स पर शेयर इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस इक्विटी डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अर्निंग पर शेयर का जो फॉर्मूला है वो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये कैलकुलेट किया जाता है कंपनी के नेट इनकम को डिवाइड करते हैं उसके टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स के साथ। ये एक टूल है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का जो कि यूज़ किया जाता है फ्रीक्वेंटली गॉज करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी जो कि कंपनी की होती है बिफोर बाइंग इट्स शेयर्स। नेक्स्ट, डैश आर अ वे यूएस इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन फॉरेन कंपनीज। एडीआर्स, आईआरएज, एसडीआर्स, जीएनएमएज। एडीआर्स जो है वो एक वे होता है यूएस इन्वेस्टर्स का जो कि इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉरेन कंपनीज में। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स यानी कि एडीआर्स जो है वो सिंपली एसेस करते हैं यूएस इन्वेस्टर्स को फॉरेन मार्केट्स में, और ये लिस्टेड होते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक में, जिसके कि हम ट्रीटेड कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं या फिर हेल्ड कर सकते हैं अगर ये कोई ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं यूएस बेस्ड कंपनीज के। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Degree of total leverage can be applied in measuring change in EBIT to percentage change in quantity, EPS to a percentage change in EBIT, EPS to a percentage change in quantity, quantity to a percentage change in EBIT. Degree of total leverage can be applied in measuring change in EPS to a percentage change in quantity. Option C is the correct answer. डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज जो है वो एक रेशो होता है परसेंटेज चेंज इन अर्निंग्स पर शेयर का परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू के साथ। नेक्स्ट, इन्वेस्टर्स कैन नॉर्मली अफोर्ड टू अज्यूम लार्जर रिस्क इन द डैश फेज ऑफ लाइफ साइकिल। एक्यूमुलेशन, कंसोलिडेशन, स्पेंडिंग, गिफ्टिंग। इन्वेस्टर्स नॉर्मली अफोर्ड करते हैं या फिर अज्यूम करते हैं लार्जर रिस्क को इन द कंसोलिडेशन फेज ऑफ लाइफ साइकिल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The measure of business risk is operating leverage, financial leverage, total leverage, working capital leverage. Measure of business risk जो है वो होता है operating leverage. Option A is the correct answer. ऑपरेटिंग लिवरेज एक कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर्मूला है जो कि मेजर करता है हमारी डिग्री जिसमें हमारी फर्म या फिर प्रोजेक्ट इंक्रीज करती है ऑपरेटिंग इनकम को बाय ऑपरेटिंग रेवेन्यू के साथ। नेक्स्ट, Dash is the most important investment decisions because it determines the risk return characteristics of the portfolio. Hedging, market timing, performance measurement, asset allocation. एसेट एलोकेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन है क्योंकि ये डिटरमाइन करता है रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक को पोर्टफोलियो में। एसेट एलोकेशन जो है वो एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जो कि एम करती है हमारी बैलेंस रिस्क को और रिवार्ड करती है हमारी अपॉर्चनिंग पोर्टफोलियो के एसेट को अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल के गोल के साथ, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन के साथ। सो ऑप्शन डी एसेट एलोकेशन इज द करेक्ट आंसर। The value of EBIT at which EPS is equal to 0 is known as break-even point, financial break-even point, operating break-even point, all over break-even point. वैल्यू EBIT जहाँ पर EPS इक्वल होते हैं और इक्वल टू 0 होते हैं उसे कहा जाता है फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एक लेवल होती है अर्निंग्स की बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो कि रिजल्ट करती हैं जीरो नेट इनकम में या फिर जीरो अर्निंग्स पर शेयर में। ये इक्वल होती है कंपनी के इंटरेस्ट एक्सपेंसेस प्लस डिविडेंड्स पेड टू प्रीफरेंस स्टॉक होल्डर्स या एसोसिएटेड टैक्सेस के साथ। नेक्स्ट, a model for optimizing the selection of securities is the dash model. Miller-Orr, Black-Scholes, Markowitz, Jordan. Model for optimizing selection of securities is a Markowitz model. Option C is the correct answer. हैरी मार्कोविट्ज मॉडल जिसे कहा जाता है मीन वेरिएंस मॉडल क्योंकि ये बेस्ड होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स यानी कि मीन पर और स्टैंडर्ड डेविएशन पर डिफरेंट पोर्टफोलियोज के, और हेल्प करता है मोस्ट इफिशिएंट सिलेक्शन को करने में एनालिसिस करके वेरियस पोर्टफोलियो का गिवन एसेट्स में। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज इज अ मेजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन EPS एंड EBIT, EBIT एंड क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, EPS एंड क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, EPS एंड सेल्स। डिग्री ऑफ फिनेंशियल लेजर एक मेजर होता है रिलेशनशिप बिटवीन EPS एंड EBIT। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज जो है वो मेजर करता है परसेंटेज चेंज इन EPS फॉर अ यूनिट चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम और अल्सो नोन होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस के नाम से। ये जो रेशो है वो इंडिकेट करता है हायर डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज और मोर वोलेटाइल अर्निंग्स को। नेक्स्ट, the Markowitz model identifies the efficient set of portfolios which offers
the highest return for any given level of risk or the lowest risk for any given level of return. Least risk portfolio for a conservative, middle-aged investor. Long run approach to wealth accumulation for a young investor. Risk-free alternative for risk-averse investors. मार्कोविट्ज मॉडल जो है वो आइडेंटिफाई करता है इफिशिएंट सेट ऑफ पोर्टफोलियोज को जो कि ऑफर करते हैं हाईएस्ट रिटर्न एट एनी गिवन लेवल ऑफ रिस्क और द लोएस्ट रिस्क एट एनी गिवन लेवल ऑफ रिटर्न. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ये जो मार्कोविट्ज का मॉडल है उसे ही मीन वेरिएंस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट, ऑपरेटिंग लिवरेज एग्जामाइंस द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ EBIT, द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन EBIT ऑन द EPS ऑफ द कंपनी, the effect of the change in output to the EPS of the company, the effect of change in EPS on the output of the company. ऑपरेटिंग लिवरेज एग्जामाइन किया जाता है जो कि इफेक्ट होता है चेंज इन क्वांटिटी ऑन EBIT में. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ऑपरेटिंग लिवरेज कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर्मूला है जो कि मेजर करता है हमारी डिग्री जिसमें हमारा फर्म या प्रोजेक्ट इंक्रीज करता है ऑपरेटिंग इनकम को बाय इंक्रीजिंग इट्स रेवेन्यू. अब बिजनेस जो जनरेट करता है सेल्स को विथ हाई ग्रॉस मार्जिन और लो वेरिएंस कॉस्ट उसके हाई ऑपरेटिंग लिवरेज होते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली वन ऑफ द रीजन्स फॉर अ चेंज इन एन इन्वेस्टर्स सर्क्यूमस्टेंसेस. चेंज इन मार्केट कंडीशंस, चेंज इन लीगल कंसिडरेशंस, चेंज इन टाइम होरिजॉन, चेंज इन टैक्स सर्क्यूमस्टेंसेस. चेंज इन लीगल कंसिडरेशन ये नॉर्मली रीज़न नहीं होता हमारे चेंज इन इन्वेस्टर्स सर्क्यूमस्टेंसेस का. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन फॉर ऑपरेटिंग लिवरेज. कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, EBT डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EAT, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. तो ऑप्शन ए कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT ये एक्सप्रेशन होता है हमारी ऑपरेटिंग लिवरेज का. ऑपरेटिंग लिवरेज कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर्मूला है जो मेजर करता है डिग्री हमारी फर्म या प्रोजेक्ट को जो कि इंक्रीज करती है हमारी ऑपरेटिंग इनकम को हमारी इंक्रीजिंग रेवेन्यू के साथ. द मटेरियल वेल्थ ऑफ ए सोसाइटी इज इक्वल टू द सम ऑफ डैश ऑल फिनेंशियल एसेट, ऑल रियल एसेट्स, ऑल फिनेंशियल एंड रियल एसेट्स, ऑल फिजिकल एसेट्स. मटेरियल वेल्थ जो होती है सोसाइटी की वो इक्वल होती है सम ऑफ ऑल फिनेंशियल एंड रियल एसेट के साथ. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. मटेरियल वेल्थ जो होती है सोसाइटी की वो डिटरमाइन की जाती है अल्टीमेटली बाय प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी जो कि गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं उनके मेंबर्स को. नेक्स्ट, ऑपरेटिंग लिवरेज इज द रिस्पॉन्स ऑफ चेंजेस इन डैश EBIT टू द चेंजेस इन सेल्स, EPS टू द चेंजेस इन EBIT, प्रोडक्शन टू द चेंजेस इन सेल्स, नन ऑफ द अबव. ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो रिस्पॉन्स होता है चेंजेस इन EBIT टू द चेंजेस इन सेल्स. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, डैश इज एग्जाम्पल ऑफ फिनेंशियल इंटरमीडियरीज. कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ऑल ऑफ द अबव. कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक और इंश्योर कंपनीज जो हैं ये सारे की सारे एग्जाम्पल है फिनेंशियल इंटरमीडियरीज के. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. Walter's model on dividend policy assumes that the firm offers an increasing amount of dividend per share at a given level of price per share. The firm has a finite life. The cost of capital of the firm is variable, equal to current asset plus current liabilities including bank borrowings. वॉल्टर का जो मॉडल है जो कि डिविडेंड पॉलिसी में अज्यूम किया गया है वो है इक्वल टू करंट एसेट्स प्लस करंट लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग बैंक बोरोइंग्स. वॉल्टर मॉडल शो करता है रिलीवेंस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी को और उसकी बियरिंग को ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. Financial intermediaries exist because small investors cannot efficiently dash diversify their portfolios, gather all relevant information, assess credit risk of borrowers, advertise for needed investments, all of the above. फिनेंशियल इंटरमीडियरीज एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टर जो हैं वो इफ़िशियंटली डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते उनके पोर्टफोलियो को, साथ ही साथ रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन को गैदर नहीं कर सकते और जो एसेट रिस्क क्रेडिट रिस्क होती है बोरोवर्स की उसे एक्सेस नहीं कर सकते और एडवर्टाइज भी नहीं कर सकते नीडेड इन्वेस्टमेंट को. सो ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. द यूज ऑफ प्रिफरेंस शेयर कैपिटल एज अगेंस्ट डेब्ट फिनांस reduces DFL, increases DFL, increases financial risk, both A and B. अब यूज जो होता है प्रिफरेंस शेयर कैपिटल का अगेंस्ट डेब्ट फिनांस में वो रिड्यूस करता है DFL को.
डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज, DFL जो है वो लिवरेज रेशो होता है जो कि मेजर करता है कंपनी की अर्निंग की सेंसिटिविटी के साथ, पर शेयर अर्निंग के साथ, और जो फ्लक्चुएशंस उनमें आते हैं ऑपरेटिंग इनकम की वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Firms that specialize in helping companies raise capital by selling securities are called dash. Commercial banks, investment banks, saving banks, credit unions. फर्म जो कि स्पेशलाइज होती है कंपनी को हेल्प करने के लिए बाय या कैपिटल रेज करने के लिए बाय सेलिंग सिक्योरिटीज, उनको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट बैंक्स. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. इन्वेस्टमेंट बैंक एक फिनेंशियल इंटरमीडिएरी है जो परफॉर्म करती है वैरायटी ऑफ सर्विसेज. The degree of financial leverage measures financial risk of firm, is 0 at financial break-even point, increases as EBIT increases, both A and B. डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज मेजर करती है फिनेंशियल रिस्क को हमारी फर्म के. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज DFL जो है वो मेजर करती है परसेंटेज चेंज इन EPS फॉर अ यूनिट चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, और अल्सो नोन होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस के साथ. Financial assets dash directly contribute to the country's productive capacity, indirectly to the country's productive capacity, contribute to the country's productive capacity both directly and indirectly, do not contribute to the country's productive capacity either directly or indirectly. फिनेंशियल एसेट जो होते हैं वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को. फिनेंशियल एसेट लिक्विड एसेट होते हैं जो कि उसकी वैल्यू कॉन्ट्रैक्चुअल राइट या ओनरशिप क्लेम के साथ मिलती है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. डिविडेंड चेंजेस आर परसीव्ड इम्पॉर्टेंट देन द एब्सोल्यूट लेवल ऑफ डिविडेंड्स बिकॉज मैनेजमेंट चेंज डिविडेंड्स टू प्रोटेक्ट देयर सीट्स. डिविडेंड चेंजेस आर though thought to signal future expectations. State that absolute level of dividend is irrelevant. Changes determine the level of borrowing. डिविडेंड चेंजेस जो परसीव्ड किए जाते हैं इम्पॉर्टेंट देन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ डिविडेंड्स के, क्योंकि डिविडेंड्स जो चेंज होते हैं वो थॉट होते हैं सिग्नल फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स परफॉर्म द फॉलोइंग रोल. Market new stock and bond issues for firms, provide advice to the firms as to market conditions, price, etc., design securities with desirable properties, all of the above. इन्वेस्टमेंट बैंकर्स परफॉर्म करते हैं सारे रोल मार्केट न्यू स्टॉक एंड बॉन्ड इश्यूज में फर्म बी के. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ये प्रोवाइड करता है एडवाइस फर्म्स को मार्केट कंडीशंस में, प्राइसेस में, एट्सेट्रा. साथ ही साथ डिज़ाइन करता है सिक्योरिटीज़ को, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज़ को भी. तो सारे ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अजम्पशन ऑफ MM मॉडल ऑन डिविडेंड पॉलिसी. द फर्म इज एन ऑल इक्विटी फर्म. द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म आर फिनांस्ड सोलली बाय रिटेन्ड अर्निंग्स. द फर्म हैज़ एन इन्फिनाइट लाइफ, नन ऑफ द अबाउ. फर्म जिसके पास इन्फिनाइट लाइफ होती है वो उस अजम्पशन पे चलती है MM मॉडल में जहाँ पर डिविडेंड पॉलिसी होती है. और अकॉर्डिंग टू मिलर एंड मॉडिग्लिनी हाइपोथेसिस या फिर MM अप्रोच, डिविडेंड पॉलिसी में कोई इफेक्ट नहीं होता प्राइसेस ऑफ शेयर्स का फर्म के, और बिलीव करता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो इंक्रीज करती है फर्म के शेयर वैल्यू को. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Investors seeking to avoid actively managing their portfolios will prefer which of the following asset? Common stock, commercial bank deposits, financial futures, real estate. इन्वेस्टर जो सीख करते हैं अवॉइड करने को अपने एक्टिवली मैनेजिंग पोर्टफोलियोज को, वो प्रीफर करते हैं कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स को. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करती हैं डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ करंट, सेविंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स. Which of the following short-term securities is inappropriate for an individual desiring funds or financial emergencies? Treasury bills, certificates of deposit, financial futures, saving accounts. फिनेंशियल फ्यूचर्स जो कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होती है वो एक इनअप्रोप्रिएट होती है इंडिविजुअल या फिर डिजायरिंग फंड्स और फिनेंशियल इमरजेंसीज के लिए. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो बाय और सेल करते हैं स्पेसिफिक फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, फॉरेन करेंसीज को, वो एक स्पेसिफिक फ्यूचर डेट
या स्पेसिफिक प्राइस पर करते हैं। तो मार्केट वैल्यू जो होती है इन कॉन्ट्रैक्ट्स की जनरली मूव होती है इन द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ दैट ऑफ इंटरेस्ट रेट। सो ऑप्शन सी financial futures is the correct answer. Which of the following method does not firm resort to avoid dividend payments? Share splitting, declaring bonus shares, right issue, new issue. Declaring bonus shares methods does a firm resort to avoid dividend payments. बोनस शेयर्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कंपनी के थ्रू उसके करंट शेयर होल्डर्स को एज अ फुल्ली पेड शेयर्स फ्री ऑफ चार्ज, और ये कैपिटलाइज पार्ट होता है कंपनी के रिटेन अर्निंग्स का। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Asset allocation affects the investor's return by dash: altering the returns on individual assets, weighting the portfolio return by the allocation, assuring diversification, increasing the investor's use of mutual funds. एसेट एलोकेशन जो है वो अफेक्ट करता है इन्वेस्टर की रिटर्न को बाय वेटिंग द पोर्टफोलियो रिटर्न बाय द एलोकेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एसेट एलोकेशन जो होता है उसमें एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है जो कि एम करती है हमारी बैलेंस रिस्क को और रिवार्ड करती है अपोर्शनिंग हमारी पोर्टफोलियो एसेट को अकॉर्डिंग टू हमारी इंडिविजुअल गोल, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन के साथ। Which of the following characteristics are true with reference to preference capital? Preference dividend is not tax deductible. The claim of preference shareholder is prior to the claim of equity shareholders. Preference shareholders are not the owners of the concern. All of the above. प्रीफरेंस डिविडेंड टैक्स डिडक्टिबल नहीं होता। क्लेम जो होता है प्रीफरेंस शेयर होल्डर को वो पहले मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के, और प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो ओनर्स नहीं होते कंसर्न के। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ट्रू है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस डैश: इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क, यूनिक रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क। डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस करते हैं यूनिक रिस्क को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डाइवर्सिफिकेशन एक टेक्निक होती है जो रिड्यूस करती है रिस्क को एलोकेट करके हमारी इन्वेस्टमेंट को अमंग वेरियस फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, इंडस्ट्रीज में और अदर कैटेगरीज में। What are the factors which make debentures attractive to investors? They enjoy a high order of priority in the event of liquidation, stable rate of return, no risk, option D all of the above. तो डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो एंजॉय करते हैं हाई ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी लिक्विडेशन के टाइम पे, साथ ही साथ उन्हें कोई भी रिस्क नहीं होती और स्टेबल रेट ऑफ रिटर्न भी मिलता है। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अनसिस्टमैटिक रिस्क इज डैश: the risk associated with movements in security prices, reduced through diversification, higher when interest rates rise, the risk of loss of purchasing power. अनसिस्टमेटिक रिस्क जो होती है वो रिड्यूस होती है थ्रू डाइवर्सिफिकेशन में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अनसिस्टमेटिक रिस्क वो रिस्क होती है जहाँ पर इनहेरेंट होता है स्पेसिफिक कंपनी और इंडस्ट्री, और इन्वेस्ट जहाँ पर करते हैं हम रेंज ऑफ कंपनीज या इंडस्ट्रीज में, वहाँ पर अनसिस्टमेटिक रिस्क जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ रेजिंग इक्विटी कैपिटल फ्रॉम एग्जिस्टिंग मेंबर्स by offering securities on pro rata basis is referred to as public issue, right issue, private placement, bought out deal. अब जो मेथड होती है इक्विटी कैपिटल रेज करने की हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स के थ्रू बाय ऑफरिंग सिक्योरिटीज ऑन प्रो रेटा बेसिस, उसे कहा जाता है राइट इशू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राइट इशू एक इन्विटेशन होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो परचेस करते हैं एडिशनल न्यू शेयर्स कंपनी के। The expected return on an investment in stock is dash: expected dividend payments, the anticipated capital gains, the sum of expected dividends and capital gains less than the realized return. एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होता है इन्वेस्टमेंट का स्टॉक में वो होता है सम ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेन्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट किए जाते हैं वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉसिबल रिटर्न्स के साथ और कैन बी प्रोवाइड टू इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस? इक्विटी शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर्स, कमर्शियल पेपर्स, रिजर्व एंड सरप्लस। कमर्शियल पेपर्स लॉन्ग टर्म फिनेंस का सोर्स नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशू किया गया होता है कॉरपोरेशन के थ्रू, जो टिपिकली फिनेंसिंग ऑफ अकाउंट्स पेएबल या इन्वेंटरीज के लिए यूज किया जाता है।
Next, if the dispersion around the securities return is larger, the expected return is smaller, the standard deviation is smaller, the stock's price is higher, the securities risk is higher. अगर डिस्पर्शन अराउंड सिक्योरिटीज रिटर्न लार्जर होता है तो सिक्योरिटी की रिस्क जो है वो हायर होती है. सिक्योरिटी की रिस्क असेसमेंट करती है, आइडेंटिफाई करती है, असेस करती है या इम्प्लीमेंट करती है की सिक्योरिटी कंट्रोल्स को एप्लीकेशन में. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ईबीआईटी का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऑल ऑफ द अबव. ईबीआईटी का मतलब होता है ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. तो सारे करेक्ट हैं. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. अनदर नेम फॉर स्टॉक ब्रोकर्स इज डैश. स्पेशलिस्ट, रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, सिक्योरिटी एनालिस्ट्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स. स्टॉक ब्रोकर्स का दूसरा नाम जो है वो है रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव्स. स्टॉक ब्रोकर जो है वो एक प्रोफेशनल होते हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं बाय और सेल ऑर्डर्स को फॉर स्टॉक के लिए और अदर सिक्योरिटीज को ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए बिजनेस एंटिटी? बार्गेनिंग पावर विद द सप्लायर्स, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ कंपनी, टेक्नोलॉजी एडॉप्टेड, adequate of the assets to meet any sudden spurt in demand. टेक्नोलॉजी एडॉप्टेड फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को वो होती है बिजनेस एंटिटी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. कैपिटल स्ट्रक्चर एक फर्म फिनांस होता है जो कि ओवरऑल ऑपरेशन एंड ग्रोथ को देखता है और यूज करता है डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फंड्स को. नेक्स्ट, investment professionals whose jobs may depend on their performance relative to the market are dash. Registered representatives, security analysts, investment bankers, portfolio managers. इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स जो होते हैं जिनके जॉब डिपेंड होते हैं उनकी परफॉर्मेंस पर रिलेटिव टू मार्केट वो होते हैं रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव्स. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स के इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स होते हैं इंक्लूडिंग ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, फिनेंशियल प्लानर्स एटसेट्रा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इज नॉट अफेक्टेड बाय द फिनेंशियल स्ट्रक्चर एंड द टैक्स रेट ऑफ अ कंपनी? नेट प्रॉफिट मार्जिन, अर्निंग पावर, अर्निंग पर शेयर, कैपिटलाइजेशन रेट. अर्निंग पर शेयर रेशियो जो है वो अफेक्ट नहीं होता फिनेंशियल स्ट्रक्चर और टैक्स रेट ऑफ कंपनी के साथ. ये कैलकुलेट किया जाता है बाय डिवाइडिंग कंपनीज नेट इनकम विथ इट्स टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स. ये एक टूल है जो कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए यूज किया जाता है और फ्रीक्वेंटली गॉज की जाती है प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बिफोर बाइंग इट्स शेयर. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Hence friends, we have completed our series of MCQ type questions of financial management here. इसके बाद हम फिर एक सीरीज लेकर आएंगे बहुत ही डीप में. हमने फिनेंशियल मैनेजमेंट के सारे क्वेश्चंस को स्टडी करना है और साथ ही साथ उसके एक्सप्लेनेशन को भी समझकर हमें बात करनी है. सो फ्रेंड्स, हम लोग फिर से मिलेंगे हमारे नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए. थैंक यू.